बहराइच में पकड़ा गया है आदमखोर भेड़िया। वन विभाग की टीम ने 5वां भेड़िया अब पकड़ लिया है। कुल 6 भेड़ियों के होने की खबर थी, जिसमें से 5 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। एक भेड़िया अभी भी बाहर ही है, जिस वजह से गांव में दहशत मची हुई है। 50 गांव में तकरीबन आदमखोर भेड़ियों का खौफ पसरा हुआ है। इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया है। बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ा गया है। वन विभाग की टीम दिन रात काम कर रही थी और इसी की कड़ी में कामयाबी मिली है। 5वें भेड़िए को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम ने एक और भेड़िए को पकड़ लिया, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है भेड़ियों के हमलों में, और अब जाकर के 5वें भेड़िए को भी पकड़ लिया गया है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि भेड़िए को कब कब पकड़ा गया है। 5वें भेड़िए को पकड़ लिया गया है। कुल 6 भेड़ियों की होने की जानकारी मिली थी। अभी भी एक भेड़िए को पकड़ने का जो काम है वो वन विभाग की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए वन विभाग की टीम गांव में दिन रात भेड़िए को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें जुटी हुई है। गांव में भेड़िए का खौफ पसरा हुआ है। 5 भेड़िए को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। पांचवा भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है, और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। कवर करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया है? एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया, एक अल्फा है। लंगड़ा नहीं है। हाँ। ये सही सलामत है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो माना जाए कि अभी तक जितने तो सुना आपने, 5वां भेड़िया पकड़ा गया है और अब एक और भेड़िए की तलाश है। जो जानकारी दी गई थी वन विभाग की तरफ से और लोगों की तरफ से, 6 भेड़ियों का आतंक 50 गांव में था, लेकिन अब 5 भेड़िए शिकंजे में आ चुके हैं। एक भेड़िए की अभी भी तलाश जारी है। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, हमारे रोविंग एडिटर। पंकज, माना जाए कि थोड़ी राहत मिली होगी सर्च टीम को। लगातार इतनी बड़ी टीम लगी हुई थी भेड़ियों को पकड़ने में लिए, 5वां भी कब्जे में आया। जी हाँ, बिल्कुल एक राहत की सांस ली है। और फॉरेस्ट विभाग से सवाल भी उठने लगे थे। जिस तरीके से दायरा बढ़ता जा रहा था, भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ रहा था। आप जानते ही हैं कि 10 लोगों की जान जा चुकी थी। तो इससे पहले जो भेड़िया पकड़ा गया था, आज जो बहराइच के हरबख्शपुर गांव में एक भेड़िया पकड़ा गया, आदमखोर भेड़िया, दोनों में लंबा गैप हो गया था और लगातार वो अपने अपने इलाके बदलते जा रहे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद भेड़िया नहीं पकड़ा जा पा रहा था। रात में कॉम्बिंग होती थी, दिन में भी फॉरेस्ट विभाग और पुलिस मिलकर कॉम्बिंग और ट्रैकिंग का काम कर रहे थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से भी लोग बुलाए गए थे। इस मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कह दिया गया था कि इतना आतंक हो गया कि गोली मारने तक के आदेश दे दिए थे कि राहत की बात है बहराइच के लोगों के लिए, फॉरेस्ट विभाग के लोगों के लिए, कि ये हरबख्शपुर गांव में आज सवेरे सवेरे एक आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया। टोटल 6 भेड़िए थे, ये 5वां पकड़ा गया, यानी एक और भेड़िया पकड़ा जाना अभी बाकी है। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर है पाकिस्तान में मचे घमासान की। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेशनल असेंबली से किया गया अरेस्ट। पीटीआई के कई बड़े नेता भी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक पीटीआई के 11 सांसद गिरफ्तार हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी गुलाम अब्बास जुड़े हुए, सीधे पाकिस्तान का रुख करेंगे। गुलाम, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे किन बड़ी शख्सियत को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कहां भेजे गए हैं, और इस पर एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, सरकार का अभी तक क्या बयान आया है, क्या सफाई आई है? देखिए रवि, सबसे पहले तो रात को जब ऑपरेशन शुरू हुआ, ये क्रैकडाउन शुरू हुआ, तो इसको पुलिस की तरफ से कुछ नहीं बताया गया कि किस वजह से एक्शन हो रहा है। लेकिन बाद में बताया गया कि जो पीटीआई ने रैली की थी उसमें वायलेशन हुई है रूल्स की, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। और उसमें हमने देखा कि अब पार्लियामेंट हाउस के बाहर से चेयरमैन पीटीआई जो है बैरिस्टर गौहर, उसके बाद 2 पीटीआई के मेंबर जो थे पार्लियामेंट, उसके अलावा
ये गिरफ्तार हुए, 3 लोग सबसे पहले गिरफ्तार हुए, लेकिन रवि उसके बाद जो रात को देर रात तक जो बाकी लोग थे वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद थे। तो पुलिस ने लाइट्स बंद करके, पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हुई है पुलिस, और उसके बाद वहां से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चीफ हैं साहबजादा हामिद रजा खान, उनको अरेस्ट किया गया है। उसके बाद शेख वकास अकरम को अरेस्ट किया गया है। शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उनके बेटे जैद कुरैशी जो कि पार्लियामेंटेरियन है, उनको अरेस्ट किया गया है। तो इस तरीके से लगभग 10 से 11 पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो कल रात में अरेस्ट किया गया है पार्लियामेंट हाउस से। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए ये अपने आप में बड़ी खबर है। रात भर ये गिरफ्तारियां चलती रही। शुक्रिया गुलाम आपका हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, इमरान के करीबियों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और इमरान की रिहाई को लेकर प्रदर्शन के बाद एक्शन लगातार जारी है। पाकिस्तान में पीटीआई अध्यक्ष गौहर खान गिरफ्तार हुए हैं और इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली के बाहर से अरेस्ट हुए हैं। शोएब शाहीन और शेर अफजल मारवत भी गिरफ्तार किए गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के पूर्व सीएम खालिद खुर्शीद को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद सचिवालय पुलिस स्टेशन ले जाया गया और संसद भवन यानी नेशनल असेंबली के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इस्लामाबाद को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया। इस्लामाबाद आने वाली सारी सड़कें सील कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन भी अभी लापता हैं, उनके बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है। तो रात भर पाकिस्तान में ये एक्शन चलता रहा, गिरफ्तारियां होती रही। वहीं जम्मू कश्मीर पर पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान आया है। पहले श्रीनगर जाने में डर लगता था, गृह मंत्री रहते कश्मीर जाने में डर लगता था। तो देखिए, सुशील कुमार शिंदे पूर्व गृह मंत्री हैं, उनका यह अहम बयान सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि पहले श्रीनगर जाने में डर लगता था, गृह मंत्री होने के बावजूद कश्मीर जाने से घबराता था, डर लगता था। विजय भाई, जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था। तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले, तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहाँ भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी वो किसको बताऊं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजनीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रजनीश, हमने सुना सुशील कुमार शिंदे का बयान जिसमें वो कहते हैं कि पहले कश्मीर जाने से डर लगता था गृह मंत्री होने के बावजूद। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के गृह मंत्री है और उसके बाद ये बयान उन्होंने दिया है। क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं सियासी गलियारे से? बिल्कुल, देखिए, सुशील कुमार शिंदे जब ये वाकया बता रहे थे उस वक्त वो देश के गृह मंत्री थे और उनका ये कहना कि पब्लिसिटी के लिए वहां पर गए जरूर थे, लेकिन भीतर से उन्हें बहुत डर लग रहा था। सीधे सीधे इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि उस वक्त कश्मीर में स्थिति ऐसी थी कि देश का गृह मंत्री, देश के बड़े नेता भी वहां जाने से डरते थे। निश्चित तौर पर सुशील कुमार शिंदे के इस बयान को बीजेपी हाथों हाथ ले रही है। दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस की विरोधी पार्टियां हैं वो भी इस बात को कह रही है कि उस वक्त की स्थिति कैसी थी और आज की स्थिति कैसी है। निश्चित तौर पर ये पूरा जो मामला है राजनीतिक तौर पर और आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक तरह से ये स्वीकारोक्ति है उस वक्त के कद्दावर मंत्री की कि वो कश्मीर जाने से डरते थे, बहुत ज्यादा डरते थे, लेकिन पॉपुलैरिटी के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा था। इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अभी और सामने आएंगी, क्योंकि कल देर रात का ये बयान है। अपनी किताब के ही विमोचन के मौके पर वो इस तरह का बयान दे रहे थे, तो अभी और प्रतिक्रियाएं इस पर आने बाकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रजनीश पूरी जानकारी देने के लिए। तो सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस के गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने ये बयान दिया है कि पहले कश्मीर जाने से डर लगता था। एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर का। जी हां, आर्टिकल 370 धारा 370 पर बोले फारूक अब्दुल्ला। 370 को हटाने में कई साल लगे, वक्त लगेगा लेकिन लाएंगे जरूर, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। तो देखिए, धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में सियासत और बयानबाजी अभी भी जारी है। मेरा सवाल इनसे है
कि कितने साल लगे इनको इसको हटाने में। हमें भी हो सकता है कई साल लगे वापस लाने में, मगर लाएंगे ज़रूर। ये यहाँ की आवाज़ नहीं है, ये सारे जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। तो आर्टिकल 370 पर किसने अभी तक क्या कहा, क्या बड़े बयान आए हैं, फारूक अब्दुल्ला का वो बयान भी हम आपको बताएंगे। देखिए अभी तक क्या कहा गया है आर्टिकल 370 पर किसने क्या कहा। सबसे पहले बात फारूक अब्दुल्ला की, 370 पूरे राज्य की मांग है, वक्त लगेगा लेकिन दोबारा बहाल करेंगे। 370 को लेकर अपना स्टैंड उन्होंने क्लियर किया। उमर अब्दुल्ला की बात करें, अगर चुनाव जीते तो अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का चुनाव में यह बड़ा एजेंडा। राजनाथ सिंह ने क्या कहा, जब तक बीजेपी सत्ता में है 370 को बहाल करना असंभव, यह कहा है राजनाथ सिंह ने 370 को लेकर। तो सीधे तौर पर आप देखिए किस तरह के बयान सामने आए हैं। और अब देखिए घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की भड़काऊ जो सियासत है उसमें कैसे कैसे बयान अभी तक आए हैं। फारूक अब्दुल्ला की बात करें, 370 जरूर बहाल करेंगे, वो ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, कश्मीरी अवाम को भड़काने की एक साजिश नजर आ रही है, क्योंकि लोगों के मन में यह डालने की कोशिश हो रही है कि ये आर्टिकल वापस लाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या कहा गया, अफजल को फांसी देकर क्या मिला, ये सवाल उठाए गए। अफजल गुरु की फांसी पर कश्मीरी अलगाववादियों का समर्थन लेने की भी ये कोशिश हो सकती है, इस सेंटिमेंट को उभारा जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला की बात करें, देखिए वो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे से भटकाने की कोशिश, अगर ये 370 की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट का एजेंडा है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश, ये कहा जा रहा है। और उमर अब्दुल्ला की बात करें, जो अफजल गुरु को उन्होंने लेकर बयान दिया, घाटी में एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त सियासत यहां पर नजर आ रही है उनकी तरफ से। इरफान कुरैशी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधे रुख करते हैं उनका। इरफान, पहले उमर अब्दुल्ला और अब फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिर किस तरह के चुनावी बिसात को बिछा रही है यहां पर, और क्या भारत को कश्मीर से जोड़ने की जो कोशिश थी धारा 370 को हटाकर, उस पर निशाना साधकर किसी भावना को भड़काने की कोशिश हो रही है, किसी इमोशन को फिर से कश्मीर में लाने की कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर आपको बता दूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ही धारा 370, 35 की वापसी का जिक्र किया गया है, और उसी के चलते राजनाथ सिंह से लेकर राम माधव और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ये सवाल पूछा था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार स्टेटहुड की भी बात कर रही है, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि देश के गृह मंत्री ने खुद कहा कि जब हमने कहा है कि केंद्र इसे वापस करेगा सही समय पर, तो इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस बीच लगातार चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें या उमर अब्दुल्ला की बात करें, उनकी कोशिश है कि वो लगातार जिस तरह जम्मू कश्मीर में पिछली बार लोकसभा चुनाव में सिंपैथी वोट्स कई जो कैंडिडेट्स थे उनकी और देखने को मिले, इजाफा उनमें देखने को मिला, उसके चलते एक नब्ज जो है वो वोटर्स की टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे उनको धारा 370, 35A, स्टेटहुड और खासतौर पर अफजल गुरु का जिक्र करते हुए कोशिश उमर अब्दुल्ला की ये थी कि जो हसास इलाके कश्मीर के जैसे सोपोर या जो अन्य इलाके हैं, वहां एक जो अलगाववादियों का गढ़ रहा हुआ करता था, तो वहां से जो है वोटर्स को वो कहीं ना कहीं एक सिंपैथिक पैटर्न पर आकर्षित कर सकते हैं अपनी ओर, क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी से लेकर कई हार्डलाइनर कोर ग्रुप भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो लेकिन उनके बीच ये बड़ी चुनौतियों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये चुनावी प्रयोग है तो क्या इसके अंजाम कश्मीर में खराब सामने आ सकते हैं? चुनाव के बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अलगाववादी ताकतों को हवा देना अपने आप में चिंता की बात है। घाटी के लिए शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर है हरियाणा से। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नहीं हो पाया गठबंधन। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। आप सभी 90 सीट पर प्रत्याशी उतारेगी। सुशील गुप्ता की ओर से क्लियर किया गया है। कांग्रेस ने कहा हम गठबंधन की कोशिश करते रहेंगे। और कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। कुमार विक्रांत, आखिर क्यों नहीं हो पाया ये गठबंधन? आम आदमी पार्टी ने तो अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस इस बीच ये जरूर कहती है कि हम गठबंधन के प्रयास करते रहेंगे। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें दे रही थी उतनी सीटों पर आम आदमी पार्टी तैयार नहीं थी, और कुछ सीटों की संख्या से ज्यादा कौन सी सीटें वो हो उसको लेकर दोनों के बीच विवाद था, जिसके चलते आखिरी दौर तक बातचीत होती रही और आखिर में आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और दिलचस्प बात यह है कि 20 में से
11 उम्मीदवार वो हैं जो कांग्रेस की जारी 41 की सूची में से जी। हैं। तो ऐसे में गठबंधन की संभावनाएं अब धूमिल हो चुकी हैं। लेकिन हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी कुछ सीटें घोषित कर दी थी और बाद में वापस ली और गठबंधन पटरी पर आ गया, ऐसे में एक उम्मीद अभी बाकी है, उम्मीद की किरण। लेकिन अगर आप राजनीतिक धरातल पर बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, तो गठबंधन बहुत धूमिल हो चुका है जी। और अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि 12 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की। तो अब बहुत मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत पूरी जानकारी देने के लिए।